Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter What is Government? This is your third chapter in civics, and we have discussed about the importance of government. Then we have also discussed about the different levels of government because in order to bring efficiency in the governance and administration, the powers of the government is divided at different levels. In our country, we have three levels of government. The first level is at the local level, uh, which is related to gram panchayat and municipal corporations. गांव में ग्राम पंचायत होती है, देन और भी होती है लाइक मंडल। जब गांव से जो बड़ा होता है उसके ऊपर का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। वहाँ पर पंचायत समिति होती है, फिर उसके ऊपर जिला परिषद होता है ना। एंड अगर अर्बन एरियाज में हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, है ना। इसके अलावा नगर परिषद भी होती है ना। तो ये जो है वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। हम लोगों ने जब आगे के चैप्टर्स किए हैं तो उसमें हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ किया है, उसमें हमने ये सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है ना। और अब हम लोग ये देखेंगे इसके बाद वाला जो ये है लेवल है, उसको हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो जैसे कि हमारी कंट्री जो है वो 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है, हर स्टेट में एक गवर्नमेंट है। और बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो स्टेट से रिलेटेड होती है, उसकी टेरिटरी के अंदर के जो मैटर्स होते हैं लाइक ट्रेडिंग है, एग्रीकल्चर है, ये सब जो है ये स्टेट के गवर्नमेंट जो है वो उसको, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट उसको डील करती है। ओके। और सबसे ऊपर जो है वो कौन सा होता है गवर्नमेंट का लेवल, वो होता है सेंट्रल लेवल, या फिर हम उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना। एंड आफ्टर दिस we have also discussed about how the government, what are the functions of the government. गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, एंड ये सब कुछ करने के बाद गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। इम्प्लीमेंटेशन ही जो है उसको, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। गवर्नमेंट की जो बॉडी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो टाइप्स जो होते हैं वो दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है मेनली, ऐसे तो बहुत सारे कई तरह के गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं, बट ब्रॉडली हम लोग उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक और दूसरा होता है मोनार्किकल। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था कैसे पीपल जो होते हैं वो रूल करते हैं, है ना। पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये पॉसिबल नहीं है कि पीपल जो है वो डायरेक्टली रूल करे, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन होता है, टेरिटरी इतनी बड़ी होती है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाए गवर्नमेंट के फंक्शंस में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, बट people participate in the process of the government through their representatives. And um, how do we elect our representatives? We elect them through elections होते हैं और उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, है ना। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे बिहाफ में, जो कॉमन पीपल होते हैं उनके बिहाफ में वो रूल करते हैं। और जो भी गवर्नमेंट होती है वो उसको, उससे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको वो बहुत कंट्रोल करके रखते हैं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पर किसी, यहाँ हम क्या मीन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट होती है, जो कि रियल में पावरफुल होती है, सारे डिसीजंस वही लेती है, पॉलिसीज वही फॉर्मुलेट करती है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है इस पर जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बहुत कंट्रोल करके उनको रखते हैं, ताकि वो अपने पावर को मिसयूज ना कर सके। वो जो भी पावर को यूज करे वो लोगों के लिए उस पावर को यूज करे, जनता के लिए उसको यूज करे, है ना। अगर वो कुछ भी काम करते हैं, अगर उससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या जो कुछ भी काम करते हैं उसके लिए उनको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाते हैं और गवर्नमेंट को उन क्वेश्चंस का
आंसर करना होता है, न सिर्फ आंसर करना होता है बल्कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर करना होता है। अगर मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा आंसर करे जिससे कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, तो फिर वो फिर से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि गवर्नमेंट एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे, इसका ये आंसर से हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जनता जो है ना, कॉमन पीपल जो है, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर द मोस्ट पावरफुल इन अ डेमोक्रेसी। और इसका उल्टा होता है हमारा मोनार्किकल सिस्टम। तो हम तो इन दो गवर्नमेंट के फॉर्म्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं, एक को हम लोग डेमोक्रेसी कह रहे हैं और दूसरा जो है दैट इज मोनार्की। अब ये जो मोनार्की होता है उसमें क्या होता है, हम लोग वी ऑल आर अवेयर ऑफ द किंग्स एंड द क्वींस, है ना। राजा रानी की कहानी तो हम बहुत सुने हुए हैं, और राजा रानी जो होते हैं हम जानते हैं कि उनका कैसा होता है, दे आर डायनेस्टिक रूल होता है। डायनेस्टिक मतलब जो एक फैमिली रूल कर रही होती है, उसी फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं वो राजा बनते हैं। जैसे अगर एक फादर एक राजा है तो फिर उसका जो एल्डर सन होगा ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, है ना। इसी तरह से उसी फैमिली के लोग आगे बढ़ते बढ़ते वही राजा बनते हैं, कोई और को राजा बनने का राइट नहीं होता, उनका कोई इलेक्शन नहीं होता है कि लोग उनको चुनेंगी, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, उस पार्टी को मतलब गवर्नमेंट उस पार्टी की बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। गवर्नमेंट किसकी होती है, सिर्फ एक एक आदमी की होती है और वो राजा होता है। और वो राजा क्यों बनता है, क्योंकि उसका बर्थ एक रॉयल फैमिली में हुआ है। हो सकता है उसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, कोई अच्छी ऐसी चीज ना हो कि वो बहुत क्वालिफाइड है, बहुत मेरिटोरियस है, स्टिल ही इज द किंग बिकॉज ही हैज टेकन बर्थ इन अ रॉयल फैमिली। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको कंपेयर करें डेमोक्रेसी से, तो क्या है, डेमोक्रेसी में हम अपने रूलर को चुनते हैं, वी इलेक्ट, हम उनको पावर देते हैं कि आप हम पे रूल करने के लिए हमने आपको पावर दिया है, और उनसे वो पावर फिर वापस भी हम ले सकते हैं। 5 साल के बाद उनको फिर से हमारे पास आना पड़ता है वोट लेने के लिए। अगर हम उनको अपना वोट नहीं देते हैं तो फिर वो हट जाते हैं गवर्नमेंट में से, है ना। बट एक बार जो जो एक फैमिली राजा होती है जिस फैमिली की, वो तो जिंदगी भर उसके बच्चे फिर बच्चे फिर बच्चे सब राजा बनते जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ये सही है गलत है ना, क्योंकि उसमें राजा के अंदर कोई क्वालिटी है या नहीं, लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं, वो जो कॉमन पीपल है उसकी उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि उसको तो डर ही नहीं है कि कोई उसको हटा देगा। वो तो जानता है कि वो न सिर्फ वो रूल कर रहा है बल्कि उसके बाद उसके आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं दे विल आल्सो रूल, कोई नहीं उनको हटा सकता है। जनता के पास तो कोई ताकत, वो जनता कहलाती ही नहीं थी उस समय। उस समय वो क्या कहलाती थी, प्रजा। प्रजा मीन्स जो जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। पीपल वर नॉट कंसिडर्ड एज द एज कि उनका उनका कोई उनका भी कोई अहमियत है। they were not having common people were not having any kind of importance under the monarchical system, only the king was important। और जो बाकी के लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, वो सिर्फ राजा के पर राजा के ऑर्डर्स को मानने के लिए हुआ करते थे। और राजा को कभी भी अपने किसी एक्ट के लिए उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता था कि आपने ऐसा क्यों किया, ये जनता के लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, फिर आपने ऐसा क्यों किया, ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता था। अगर कोई पूछता तो उसको बिल्कुल उसी समय सजाए मौत दे दी जा सकती थी, है ना। ये होता है मोनार्किकल सिस्टम। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मोनार्किकल सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे जैसे आम लोग जिनके पास कोई पावर नहीं है, ना तो हम इकोनॉमिकली पावरफुल है, ना हमारे पास कोई ऐसा सोशल प्रेस्टीज है, सोशल इन्फ्लुएंस है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, फिर भी हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर भी हमारा वोट जो है वो गवर्नमेंट को बनाता है या गवर्नमेंट को खत्म कर देता है। तो हम इम्पोर्टेंट है, जनता इम्पोर्टेंट है, और ये जनता से ही तो मिलकर देश बना है, इस जनता से ही सरकार बनी है, ठीक है। तो ये होता है डेमोक्रेसी। और इसलिए आज के समय में हम क्या देखेंगे
कि डेमोक्रेसी ही है। हर कंट्री, मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं। क्यों हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री होती है? जैसे कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे हम अगर ब्रिटेन को देखें, जिसको कि यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो अगर यूनाइटेड किंगडम को हम देखें तो क्या देखते हैं, वहाँ पर क्वीन भी है ना, क्वीन एलिजाबेथ है, जो कि रॉयल फैमिली की है, जो कि जिसको कि हेड कहा जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ डेमोक्रेसी है। कैसे है ये? क्योंकि क्वीन के पास कोई भी रियल पावर नहीं है। एक्चुअल वो कोई भी पावर नहीं होल्ड करती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती है, किसी भी तरह का पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकती, नहीं, वो कुछ भी, उसके पास कोई पावर नहीं होता। वो सिर्फ पैलेस में रहती है, बकिंगम पैलेस में रहती है, बहुत अच्छे से रहती है, राजा रानी की तरह, जैसे हमने कहानियों में पढ़ा था ना, वैसे राजा रानी की तरह वो आज भी रहते हैं। बट उनके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं होता। एक्चुअल पावर किसके पास होता है? एक्चुअल पावर होता है जो जो जिनको, जो नेता लोगों ने जिनको चुना है ना, जैसे जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, उनके पास रियल पावर होता है। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है वो डेमोक्रेसी का ही टाइम है। हर कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी ही अपने आप को क्लेम करती है। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर हो सकता है रियल में डेमोक्रेसी नहीं हो, है ना, बट वो दिखाते क्या है कि हम तो भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। क्यों ऐसा दिखाते हैं? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री होना अच्छी बात है। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने कंट्री के जो कॉमन पीपल है, एकदम साधारण पीपल जो है, जन साधारण जिसको हम कहेंगे, है ना, जिनके पास कोई पावर नहीं है वैसे लोगों को भी आप इम्पोर्टेंस देते हैं। वो उन लोगों को आपने एक बहुत ही ऊंचा पोजीशन दिया है। डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है। और तब हम जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होती है, उसकी जो कहेंगे हम की रिस्पेक्ट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में की जाती है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर कोई कंट्री मोनार्किकल है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है उतना, क्योंकि भाई ये माना जाता है कि वहाँ पर लोगों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसलिए हर कंट्री जो है ना वो अपने आप को यही क्लेम करती है कि हम जो है वो हम डेमोक्रेटिक है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अपनी इंडिया की कंट्री, इंडिया के बारे में, कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कैसी डेमोक्रेसी है। हमने वी वर द वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, है ना। हम जानते हैं कि हम जो थे वो ब्रिटिश कंट्रोल में थे। ब्रिटिश जो थे वो हम पे रूल करते थे। ठीक है। तो जब ब्रिटिश हम पे रूल करते थे तो हमारे यहाँ क्या था उस समय? हमारे यहाँ किसी भी तरह का वो नहीं था, जिसको हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी नहीं था। ठीक है। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हम पे रूल करती थी, अपने लॉज लॉज बनाती थी, उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंट्री चलता था। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो फिर हमारे जब आज़ादी मिली तो फिर क्या चीज़ की नीड हुई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो काम नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रूल बुक होता है ना। जैसे कि इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, इसको चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए ना, बिना नियम के तो नहीं चल सकेगा कंट्री। तो ये नियम का जो बुक होता है, जो रूल्स का जो बुक होते हैं, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारे कंट्री में भी ये जब हमें आज़ादी मिली तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हुआ। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक होगी। ठीक है। और ये जो डेमोक्रेसी को हम देख रहे हैं वो उसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। अभी मैंने बताया ना कि डेमोक्रेसी में जो होती है ना वो दो टाइप की होती है। ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, democracy is of two types. The first is direct democracy and the second is representative democracy. तो जब हम कह रहे हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली। जैसे बताया था ना कल की क्लास में, जो ग्रीस में कुछ ऐसे सिटी स्टेट्स थे जहाँ पर कि पीपल
डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे शासन में, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी जो वैशाली जो जनपद है, वज्जी वज्जी जो जनपद था, उसमें इसी तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। ठीक है, बट आज के समय में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सब लोग गवर्नमेंट के फंक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो हम क्या करते हैं, आजकल के समय में हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि वी डू नॉट रूल डायरेक्टली, वी द पीपल डू नॉट रूल डायरेक्टली, दे रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे बिहाफ में रूल करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं कि वो अपने पावर को मिसयूज ना करें, है ना। तो ये इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज इलेक्शन, है ना। इलेक्शन के बिना हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनेंगे? वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस, है ना। इलेक्शंस के थ्रू ही तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो हम कैसे इलेक्ट करेंगे? नहीं इलेक्ट कर पाएंगे। तो जहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वहां इलेक्शन एकदम जरूरी है, होना ही होना है। और जब इलेक्शन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपने राइट टू वोट का एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो इलेक्शन है और इलेक्शन के दौरान जो जिस राइट टू वोट को हम एक्सरसाइज करते हैं, वी यूज राइट टू वोट इन इलेक्शन, है ना। तो ये जो राइट टू वोट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ आज के समय में सभी लोगों को मिला हुआ है। हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो क्या है, सबको राइट टू वोट मिला हुआ है। जो भी एडल्ट सिटीजन है, दैट इज जो भी 18 ईयर्स से अबव का इंडियन सिटीजन है, उसको राइट टू वोट मिला हुआ है। ये किसने दिया हमें राइट टू वोट? हमें राइट टू वोट दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल एडल्ट इंडियन सिटीजन्स मस्ट हैव द राइट टू वोट। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एडल्ट का जो क्राइटेरिया होता है उसमें चेंज आया है। जैसे ना पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो क्या कहा गया था कि 21 ईयर्स जो है उससे अबव के 21 के अबव के जो सिटीजन्स होंगे उनको ही राइट टू वोट होगा, बाकी लोगों को राइट टू वोट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया गया 21 से। अब क्या है, अब 18 ईयर्स, अगर आप 18 ईयर्स के हो या 18 से अबव हो तो यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। तो ये जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो हमें दिया कि बस हमें दो क्राइटेरिया है, हमें कब मिलेगा राइट टू वोट? अगर हम इंडिया के सिटीजन होंगे तब, और अगर हम 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव के होंगे तभी हमें राइट टू वोट मिलेगा। तो बस ये दो ही क्राइटेरिया, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज भी थे जहाँ पर मेल को मिलता था राइट टू वोट, फीमेल को नहीं मिलता था, है ना। तो ये चीजें जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें सबको राइट टू वोट दे दिया। कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा कि जेंडर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे कि जो जिनको अपर कास्ट माना जाता है उन्हीं को राइट टू वोट होगा, लोअर कास्ट के लोगों को राइट टू वोट नहीं होगा। इस तरह की कोई भी बात नहीं रखी गई। न रिलीजन का कोई भेदभाव रखा गया कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले को राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या कहते हैं, इसके लिए एक नाम है जो कि एक डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हम जिसको कह रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये जो राइट टू वोट है, सफरेज मीन्स राइट टू वोट, और ये जो राइट टू वोट है ये क्या है, यूनिवर्सल है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एवरीवन इज हैविंग दिस राइट। और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो क्या है,
एडल्ट होने का, एज का, क्योंकि अगर छोटे बच्चों को राइट टू वोट दे दिया जाएगा तो दे विल नॉट बी एबल टू यूज देयर राइट टू वोट इन अ प्रॉपर मैनर, बिकॉज दे डोंट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, उनको उतना जानकारी नहीं है, वो छोटे हैं, मैच्योरिटी नहीं है, तो इसलिए बच्चों को नहीं दिया जाता है। बस एडल्ट जो होते हैं, जो 18 ईयर्स एंड 18 के अबव होते हैं, उनको ही राइट टू वोट दिया गया है। तो ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग, बहुत ऐसे सोसाइटीज़ हैं, अगर फ्रांस जैसी कंट्री को देखें, इंग्लैंड जैसी कंट्री को देखें, अमेरिका तक में, जो कि आज के समय में जिनको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, इवन इन दोज कंट्रीज people, some section of people have to fight a long battle in order to get this right to vote. औरतों को, जो पुअर पीपल थे, उनको एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जो कि आज जिन जिन कंट्रीज को हम कहते हैं कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारे सामने, बट इन कंट्रीज में भी हम क्या देखते हैं कि राइट टू वोट सबको नहीं दिया गया एक बार में, वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे दिया गया। और एक पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे औरतों का जो ग्रुप था, या फिर जो पुअर पीपल का ग्रुप था, उनको एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जा कर के उनको राइट टू वोट मिला था। तो ये जो लंबी लड़ाई वहाँ पे लड़नी पड़ी, उसको हम कहते हैं सफरगेट मूवमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है कि सबसे पहले ये समझने की बात है कि आखिर राइट टू वोट को क्यों नहीं दिया गया। जैसे वुमेन को नहीं दिया जा रहा है, जिनके पास कम प्रॉपर्टी, जिन मेल मेंबर्स के पास इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी खराब है, जिनके पास प्रॉपर्टी कम है, उनको नहीं दिया जा रहा है। बहुत कम लोगों को राइट टू वोट शुरू में दिया गया। अमेरिका जैसी कंट्री में, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं यूरोप के, उन सब कंट्रीज में यही ट्रेंड थी, हर जगह यही ट्रेंड थी। हम तो गुलाम थे, हमारी तो अपनी सरकार ही नहीं थी, हमें कोई अधिकार ही नहीं था, तो हमारी बात छोड़ देते हैं, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज की। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया गया कि ये राइट टू वोट को बहुत ही लिमिटेड रखा गया, सबको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि पावर को लोग शेयर नहीं करना चाहते। जैसे अगर हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है खाने के लिए, हम क्या सोचते हैं कि अगर हम बहुत सेल्फिश हो जाए, तो हमको ये मन करता है कि हम सारा का सारा हम ही खा जाए, हम किसी को इसको शेयर नहीं करें, है ना? तो ये जो फीलिंग हमारी है ना कि हम शेयर ना करें, हम ही इसको सारा, इसका जो मजा है वो हम अकेले ही ले रहे हैं, किसी और को खाने नहीं दे। तो ये जो फीलिंग होती है, दिस वाज द फीलिंग बिहाइंड नॉट गिविंग दिस राइट टू वोट टू ऑल द पीपल। क्योंकि वो चाहते थे, जिनके जिनको मिल गया पावर, वो चाहते थे कि अब ये पावर सब लोग को नहीं मिले। हर कोई को मिल जाएगा तो फिर तो ये बेकार हो जाएगी। हर कोई को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि ये जो लिमिटेड लोग हैं, जैसे जो फीमेल्स हैं, उनको समझा जाता था कि दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, है ना, तो उनको नहीं देना है। फिर जो लेस प्रॉपर्टी जिनके पास है, जो पुअर हैं, जो स्लेव हैं, उनको नहीं देना है, क्योंकि उनको देने से फिर इनका जो दबदबा था एक ग्रुप का कि सिर्फ हमारे ही पास राइट टू वोट होना चाहिए, वो नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो काम करती हैं। कभी भी पावर का जो शेयरिंग होता है ना, वो आसान नहीं होता। पावर को शेयर करना कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि जो पावर उसके पास मिल गया उसे, वो उसी के पास रहे। अब वो पावर उसके हाथ से निकलने ना पाए, उसको वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। और जब वो शेयर नहीं करना चाहेगा, लेकिन दूसरे लोगों को भी पावर चाहिए, तो क्या होगा? लड़ाई होगी। और यही लड़ाई हुई पूरे यूरोप में, यूएसए में। जो वुमेन थे, जो पुअर थे, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने हक को पाने के लिए, कि जैसे कुछ कुछ लोगों को राइट टू वोट क्यों मिला है, सबको राइट टू वोट होना चाहिए, हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं, तो हम सबको राइट्स भी बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से ये जो लड़ाई हुई, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बहुत ही स्ट्रांग बन गई है। ठीक है, और उस समय से क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉर का समय क्या होता है, वॉर में हमारी जो मिलिट्री होती है वो वॉर में इन्वॉल्व होती है, और मोस्टली जो मेल मेंबर्स होते हैं वो वॉर फ्रंट पे चले जाते हैं, और घर में कौन बचती हैं? औरतें बचती हैं। तो यही सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में यूरोपियन कंट्रीज में हुई। ज़्यादातर कंट्रीज में यही कंडीशन थी कि जो मेल मेंबर्स थे वो तो वॉर पे गए हुए थे, फ्रंट पे गए हुए थे, और जो औरतें थी वो पूरा सब कुछ संभाल रही थी। तो इसी समय ये फीलिंग आई कि जब हम औरतें सब कुछ संभाल सकते हैं, आज जो मेल मेंबर्स हैं दे आर नॉट विथ अस, स्टिल वी आर
doing everything, we are taking all the decisions, we are doing all the necessary work, तो फिर हमें राइट टू वोट क्यों नहीं मिला है? हमारे अंदर एफिशिएंसी की कोई कमी नहीं है ना? तभी तो हम सब कुछ कर रहे हैं। मेल मेंबर्स हमारे साथ नहीं है, स्टिल वी आर डूइंग एवरीथिंग। तो फिर जब जब हम हमारे अंदर एफिशिएंसी है, तो फिर हमें राइट टू वोट क्यों नहीं मिल रहा है? हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो वहीं से ये जो लड़ाई थी ना, ये वहीं से स्टार्ट होती है, और इसको हम कहते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट मीन्स सफरेज के लिए राइट टू वोट। सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट। सफरेज पाने के लिए जो लड़ाई हुई, जो आंदोलन हुआ, उसी को हम वुमेन्स सफरेज मूवमेंट कहते हैं। ओके, इट्स कॉल्ड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। और ये लड़ाई हर यूरोपियन कंट्री में, हर जगह जो वुमेन थी उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर के उनको राइट टू वोट मिला। तो ये इतना आसान नहीं था राइट टू वोट का मिलना, क्योंकि ये हमारे जो हमने स्टीरियोटाइप पहले अभी पढ़ा था ना पीछे के चैप्टर में, कि किस तरह से जो सोसाइटी होती है वो एक पर्टिकुलर पीपल को, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लोगों, ग्रुप के लोगों को एक इमेज में बांध देती है, और उस इमेज से वो चाहती है कि वो बाहर नहीं निकले, वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करे। अगर औरतें हैं तो दे शुड बी कन्फाइंड टू देयर होम्स ओनली, दे आर नॉट, दे हैव नथिंग टू डू विद द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव नथिंग टू डू विद द डिसीजन मेकिंग पावर, है ना? तो ये चीज़ें जो है वो काम करती हैं। लेकिन ये सफरकेट मूवमेंट जो होता है, सफरेज मूवमेंट होता है, उसमें राइट टू वोट हर औरत के लिए डिमांड किया जाता है, हर औरत ने इसके लिए डिमांड किया, और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, रैली की, तब जा कर के उनको और सज़ा भी मिली, उनको जेल में डाल दिया जाता था, फिर वो हंगर स्ट्राइक पे जाती थी, है ना? बहुत सारी चीज़ें हुई, तब जा कर के हम देखते हैं कि अमेरिका में जो औरतों को राइट टू वोट मिला, वो कौन सा ईयर था? 1920 में अमेरिका में जा कर के वुमेन को राइट टू वोट मिलता है। ठीक है, अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री को देखें, तो अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस हुआ मिला था, अमेरिका ब्रिटिश का कॉलोनी था, है ना? और अमेरिका को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो ईयर था 1776। 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था, और वहाँ पर औरतों को राइट टू वोट कब मिला? 1920 में। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, अराउंड हम कह सकते हैं कि ये 200 150 साल लगे, तब जाके औरतों को राइट टू वोट मिला। इसी तरह से यूके में भी अगर हम देखें, तो यूके की भी हिस्ट्री इसी तरह की है। यूके में राइट टू वोट जो औरतों को मिला वो 1928 में मिला। 1920 में अमेरिका में, 1928 में यूके में, जबकि यूके जैसी कंट्री जो है, जहाँ पर कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, डेमोक्रेसी का काफ़ी मतलब प्रोग्रेस हुआ वहाँ, लेकिन औरतों को राइट टू वोट मिलने में इतना टाइम लगा, 1928 में जाके उन्हें राइट टू वोट मिला। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। और हमारी कंट्री में क्या हुआ, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसमें साथ ही साथ में हमें राइट टू वोट दे दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि हमें ये कोई गिफ्ट में मिल गया है। डोंट थिंक लाइक दैट कि द आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव gifted this right to the women of the country. No, it is not the matter. Actually, when we were fighting for our independence, that fight was not only for the independence of the country, but that fight was also for these rights. The fight was also for the establishment of democracy, and women were equally participating in that battle, है ना?
ऐसा नहीं है कि वो जो लड़ाई हो रही थी, हम आज़ादी के लिए जो लड़ाई हमारी हो रही थी, उसमें सिर्फ मेल मेंबर्स ही इन्वॉल्व थे, वुमेन भी इन्वॉल्व थी, औरतें भी सड़कों पे उतर करके प्रोटेस्ट करती थी, मूवमेंट करती थी, वुमेन लीडर्स थी। तो ये लड़ाई जो थी उसमें औरतों का भी पार्टिसिपेशन था, एंड दिस फाइट वाज नॉट ओनली फॉर फ्रीडम। ये जो हम लड़ रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो सिर्फ हम फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारी लड़ाई डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए भी थी। तो हमने डेमोक्रेसी के लिए लड़ा, औरतों ने लड़ा। तो उस वो जो हमने ब्रिटिश रूल के अंदर जो लड़ाई हमने लड़ी, और ब्रिटिश शासन से जो हमें आज़ादी मिली, और उसके बाद हमने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया। तो ये सब कुछ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही समझा कि जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़ाई लड़ी जा चुकी है, और औरतें अपना काम कर चुकी हैं, वो लड़ाई लड़ चुकी हैं। अब टाइम आ गया है कि उनको उनका हक दिया जाए, और इसलिए हमें राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर बिना किसी जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के देता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस अदर मैटर्स इन द नेक्स्ट क्लास।